तो हेलो गाइस, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। पहला है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन, कि कब कब कंपनसेट करेगा एम्प्लॉयर। पहला केस है जब कोई पर्सनल इंजरी होगी। पर्सनल इंजरी जो होती है वो एम्प्लॉय को बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई मिसहैपनिंग हो गई, मान लो कोई मशीनरी टूट के काम कर रहा था वो, तो उस वक्त उसको कंपनसेशन मिलेगी। सेकंड आएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, कि उसकी नौकरी के दौरान जब उसको कोई चोट लग गई तब भी कंपनसेट करेगी। मान लो हैंडीकैप हो गया बंदा, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी तरह से भी, तो तब उसे कंपनसेशन मिल जाएगी। सेकंड आ जाता है इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़। अभी जो टाइल्स वगैरह की फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं या फिर ऐसे जहाँ पर कोई पोल्यूशन वगैरह होता है, तो तभी उनको अगर कोई डिजीज़ वगैरह लग जाए तो भी वो लायबल होता है एम्प्लॉयर कि वो कंपनसेट करे एम्प्लॉय को, ठीक है। इसमें an injury by accident within the meaning of the act and compensation is payable to the employee who contracts such disease। तो कोई इंजरी हो गई एक्सीडेंट से, या फिर इसमें मेन तो यही है कि जिसको कोई डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केसेस वेयर एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल, जहाँ पर कंपनी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है कंपनसेशन का। पहला आ जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days, ठीक है। तो इसमें आ जाता है वो इंजरी जिसमें कि उसको कोई हैंडीकैप नहीं हो गया, मान लो पार्शियल डिसेबल नहीं हुआ, हाथ पैर नहीं टूटा, तो ऐसे केसेस में फिर उसे कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड आ जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबल कॉज्ड बाय एक्सीडेंट विच इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। इसमें आ जाता है कि किसी भी तरीके की इंजरी जो कि जिसकी वजह से कोई मौत नहीं हुई या फिर परमानेंटली कोई अंग डिसेबल नहीं हुआ, है ना, तो ऐसे केसेस में भी जो एम्प्लॉयर है वो नहीं लायबल है। इसका पहला पॉइंट आ जाता है द एम्प्लॉय हैव बीन एट द टाइम देयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स। मान लो कि अगर उसने ड्रिंकिंग और ड्रग्स वगैरह लिए हैं, शराब पी हुई है, खुद ही चोटें लगाई जा रहा है, तो फिर क्यों लायबल होगा, है ना, एम्प्लॉयर। तो ऐसे केसेस में नहीं लायबल। सेकंड आ जाता है द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द एम्प्लॉय टू एन ऑर्डर expressly given or to rule expressly framed for the purpose of securing and safety of the employee। तो गाइस ऐसे में होता है कि जहाँ पर कंपनी ने लिखा है कि डेंजर एरिया, यहाँ पर मत जाइए, अगर एम्प्लॉई आपका वहाँ पर गया है और उसको चोट लगी है तब भी कंपनी लायबल नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही बता दिया था कि यहाँ पर जाने में खतरा है। थर्ड आएगा द विलफुल रिमूवल और disregard by the employee of any safety guard or other device which he knew have been provided for purpose of securing the safety of the employee। तो गाइज इसमें आ सकता है कि जैसे लिफ्ट वगैरह होती है जब वो नई नई बनती हैं तो वो पूरी ओपन होती है, उसमें एक तरह से चार साइड्स में कोई सेफ्टी नहीं होती या फिर डंडे वगैरह लगाए होते हैं, लेकिन एम्प्लॉई जो है वो उस लिफ्ट में जाता है जहाँ पर कुछ है नहीं, या फिर खुद हटा देता है कि कोई नहीं, मेरे को कौन सा कुछ होने वाला है, और अगर उसको कुछ हो जाता है फिर भी नहीं कंपनसेट करते। फिर आता है व्हेन एम्प्लॉय हैज़ कंट्रैक्टेड अ डिजीज़ विच इज़ नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक इंजरी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और टू द ऑक्यूपेशन। तो गाइस ये होता है जैसे कि एम्प्लॉय को कोई डिजीज़ हो गई, जैसे अभी के टाइम पे कोरोना चल रहा है, तो मान लो कि वो काम कर रहा था फैक्ट्री में और उसको कोरोना हो गया बाहर से ही, तो फिर ऐसे केस में कंपनी उसको क्यों पैसे देगी, कंपनी नहीं देगी, क्योंकि कंपनी की वजह से उसको कोरोना नहीं, वो बाहर मास्क उतार कर घूम रहा था, इस वजह से हो गया।
तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑफ लाइफ।